अच्छा जी, हमारे पास आ गया अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की डिजीज को कैसे से हमने ग्रेड करना है कह लें। माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर के अंदर डेली बाउल फ्रीक्वेंसी 4 से कम है माइल्ड है, 4 से 6 है मॉडरेट है, 6 से ज्यादा है स्वेयर। ब्लड आ रहा है स्टूल में या नहीं आ रहा माइल्ड है, अगर आ रहा है और ज्यादा आ रहा है तो स्वेयर चले जाएगा। फिर स्टूल वॉल्यूम 200 ग्राम से कम है तो माइल्ड है, 400 ग्राम से ज्यादा है तो स्वेयर है, इन दोनों के दरमियान में है तो मॉडरेट है। 90 बीट से कम है हमारे पास पल्स तो माइल्ड और मॉडरेट है, 90 बीट से ज्यादा है तो हमारे पास सवेयर आ जाएगी। टेम्परेचर, हीमोग्लोबिन और ईएसआर नॉर्मल है तो ये माइल्ड मॉडरेट में आ जाएगा। टेम्परेचर 37 से ज्यादा है सवेयर है। 10 ग्राम से कम जो है वो एचबी है, ये भी हमारे पास सवेयर के अंदर आ जाएगा। 30 मिलीमीटर पर आवर से ज्यादा अगर ईएसआर है तभी जो है ये स्वेयर के अंदर आ जाएगा। सीरम एल्ब्यूमिन 3 ग्राम से अगर जो है वो कम है हमारे पास सवेयर के अंदर आ जाएगा। 3.5 से ज्यादा है तो माइल्ड के अंदर आ जाएगा। एब्डोमिनल से नॉर्मल वगैरह है तो हमारे पास माइल्ड मॉडरेट डिजीज है। बावल डायलेटेड है, म्यूकोजा डायलेटेड है, थंब प्रिंटिंग म्यूकोजा के ऊपर आ रही है तो हमारे पास ये सवेयर डिजीज सिग्माइडोस्कोपी नॉर्मल है तो माइल्ड मॉडरेट है। और अगर म्यूकोजल इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ रही हैं, अल्सरेशन और ब्लड इन ल्यूमिन तो हमारे पास ये सवेयर डिजीज है। अब हमारे पास डिजीज जो हमने यूज करने हैं ट्रीटमेंट एजेंट, इसमें माइनोसाइलेसिलेट है जिसमें मेलासेलाजीन, एसाकोल, सैलोफैक, पेंटासा है, मिजावेंट है, ओलासेलाजीन है, सल्फासेलाजीन है, बेलासेलाजाइड है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज कर सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, प्रेनिसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, ब्यूटेसोनाइड है, थायोप्यूरिन यूज कर सकते हैं, एजाथायोप्रिन, मैर्काप्टोप्यूरिन इम्यूनोमोडुलेटर्स है। उसके अलावा मेथोट्रेक्सेट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट कर रही है टी सेल की एक्टिवेशन को, एंटी टीएनएफ एंटीबॉडी इन्फ्लिक्सिमैब, एडेलिमुमैब यूज कर सकते हैं, एंटी A4B7 इंटेग्रिन, विडोलिजुमैब यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल यूज कर सकते हैं, एंटी डायरियल यूज कर सकते हैं गट मोटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट हम फुलमिनेट अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कैसे हम जो है वो यूज करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, इंटेंसिव थेरेपी और मॉनिटरिंग करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करेंगे, एचबी को करेक्ट करेंगे अगर 10 से नीचे है, आईवी मेथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, सबक्यूटेनियस लो मोलिकुलर हेपरिन देंगे, प्रोफाइलेक्सिस देंगे वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए, ओपिएट्स और एंटी डायरियल्स देंगे, इन्फ्लिक्सिमैब वगैरह देंगे, साइक्लोस्पोरिन वगैरह। मॉनिटरिंग कैसे नहीं करनी, हमने आईबीडी की मॉनिटरिंग कैसे करनी है। सिम्टम्स को देखना, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को करना है, एब्डोमिनल मैस को एग्जामिन करना है, पेरियनल डिजीज अगर है, सीबीसी, सीआरपी, एलएफटी, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट करने हैं, हीमाटैनिक्स जो कि आते हैं, B12 फोलेट, आयरन स्टडीज वगैरह करनी है, स्टूल कल्चर करना है, म्यूकोजल हीलिंग करनी है। उसके अलावा पेशेंट को जो है वो इनरोल करना है डेडिकेटेड आईबी क्लिनिक के अंदर। आईबीडी के अंदर जो है मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अरेंज करेंगे, वैक्सीनेशन स्टेटस अपलोड रखेंगे, एंटी टीएनएफ अल्फा कब देना है बावल डिजीज के अंदर। इन्फ्लिक्सिमैब 5 mg पर केजी आईवी इन्फ्यूजन देना है 3 लोडिंग डोजेस के अंदर 0 to 6 वीक के अंदर, 8 वीकली मेंटेनेंस थेरेपी देनी है। डेलिमुमैब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के तौर पे दे सकते हैं। इसके अलावा कॉन्कॉमिनेंट इम्यूनोसप्रेशन हमने देनी है, थायोप्यूरिन या मेथोट्रेक्सेट के साथ एंटी टीएनएफ अल्फा जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन अगर है, या फिर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है, हमने नहीं देना एंटी टीएनएफ अल्फा। लाइव वैक्सीन्स नहीं देनी, सर्टोलिजुमैब जो है वो इफेक्टिव है और एटानरसेप्ट जो है वो इफेक्टिव नहीं है क्रॉन डिजीज। डाइटरी रिस्क फैक्टर हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर के क्या है, रेड मीट, सैचुरेटेड एनिमल फैट, ये इंक्रीज करते हैं रिस्क को, और डिक्रीज कौन से करते हैं, डाइटरी फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ओमेगा 3। ग्लास को स्केल हमने एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के लिए बनाया हुआ है, वो हमें पता है कि 55 से ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 से कम हो, डब्ल्यूबीसी 15,000 से ज्यादा हो, एल्ब्यूमिन 3.2 से कम हो, सीरम कैल्शियम 2 मिलीमोल से कम हो, ग्लूकोज 10 मिलीमोल यानी कि 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, यूरिया 16 मिलीमोल यानी कि 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो है वो ज्यादा हो, और आफ्टर रिहाइड्रेशन, और एलानिन एआरटी वगैरह जो है 200 से ज्यादा, एलडीएच 600 से ज्यादा हो। फिर नॉन डाइटरी रिस्क फैक्टर हमारे पास क्या है कोलोरेक्टल कैंसर के। नॉन डाइटरी रिस्क फैक्टर के अंदर हमारे पास मेडिकल कंडीशन आती है, कोलोरेक्टल एडिनोमा, लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सटेंसिव अल्सरेटिव कोलाइटिस, यूट्रोसिग्माइडोस्टोमी और एक्रोमेगाली, पेल्विक रेडियोथेरेडिकल थेरेपी, कोलोरेक्टल कैंसर के रिस्क बढ़ाते हैं। अदर्स के अंदर ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल टाइप 2 डायबिटीज, एस्प्रिन और एनसेड्स वगैरह जो हैं वो भी जो है करते हैं। इसके बाद हमारे पास है फीचर्स जो कि प्रिडिक्ट करें स्वेयर पैंक्रियाटाइटिस। स्वेयर पैंक्रियाटाइटिस के बारे में हमने क्या फीचर्स प्रिडिक्ट करने हैं। इनिशियल असेसमेंट अगर है, इनिशियल असेसमेंट में हमने सेवेरिटी देखनी है, बीएमआई देखना है 30 से ज्यादा, चेस्ट एक्सरे पे प्लूरल फ्यूजन अपाची स्कोर अगर 8 से ज्यादा है। उसके बाद हमने क्लिनिकल इंप्रेशन देखने हैं, स्वेरिटी के 24 आवर आफ्टर डिवीजन, पैची स्कोर 8 से ज्यादा, ग्लासको 3 से ज्यादा, परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर अगर मल्टीपल, सीआरपी 150 मिलीग्राम पर लीटर है, 48 आवर आफ्टर एडमिशन जो है क्लिनिकल इंप्रेशन सेवेरिटी का, ग्लासको कोमा 3 से ज्यादा, सीआरपी 150 से ज्यादा, परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर, मल्टीपल प्रोग्रेसिव ऑर्गन फेलियर वगैरह, प्रोग्रेसिव ऑर्गन फेलियर वगैरह देखेंगे 48 आवर आफ्टर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लबिंग के लिए। क्लबिंग की अगर हम बात करें तो क्लबिंग में थोरेसिक जो रीजन बनती हैं उसमें क्रॉनिक सेपरेटिव कंडीशन, टीबी, ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सेस, एम्फाइमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, ट्यूमर, लंग कैंसर, मेसोथेलियोमा, फाइब्रोमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस वगैरह है। कार्डियोवास्कुलर के अंदर कंजेंटल साइनोड
कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एवी शंट्स वगैरह, इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों की वजह से क्लबिंग हो सकती है। जीआईटी में सिरोसिस, आईबीडी, सीलिक डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस और प्राइमरी हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी की जैसे जो है वो क्लबिंग हो सकती है। हिमोप्टिसिस के क्या कॉज हैं? खून में उल्टी में खून आना, कैंसर, ब्रोंकिएक्टिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एडिनोमा, फॉरेन बॉडी, ट्यूबरकुलोसिस, सेपरेटिव निमोनिया, हाइड पैरासाइट, लंग एब्सेस, ट्रॉमा, एक्टिनोमाइसिस, माइसिटोमा, लंग वेस्कुलर डिजीज में पल्मोनरी इन्फेक्शन, गुडपास्टर सिंड्रोम, पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा, इडियोपैथिक पल्मोनरी हेमोसिडरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, मेटल सिनोसिस, एयोर्टिक एनेरिज्म, ब्लड डिसऑर्डर में ल्यूकीमिया, हेमोफिलिया, एंटीकोएगुलेंट डिसऑर्डर, पल्मोनरी नोड्यूल्स अगर हैं तो उसके क्या कॉजेज हैं? लंग कैंसर की वजह से बन सकते हैं, मेटास्टेसिस की वजह से बन सकते हैं, निमोनिया, लंग एब्सेस, ट्यूबरकुलोमा, पल्मोनरी इन्फार्क्ट, बिनाइन ट्यूमर लिम्फोमा, एवी मैलफॉर्मेशन, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, रिमेटॉइड नोड्यूल वगैरह, ग्रेनुलोमेटस विद पोलियंजाइटिस, ये चीजें जो है वो अनकॉमन कॉज है पल्मोनरी नोड्यूल के। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन, सूडो ट्यूमर, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलस नोड्यूल। फिर आता है प्लूरल नोड्यूल, उसका मेन कॉजेज और फीचर। प्लूरल इफ्यूजन की कॉजेज क्या है? ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है। इसकी फीचर ये है कि इसमें हमारे पास एक्सुडेटिव फ्लूइड बनेगा, सीरस होगा, यूजुअली एम्बर कलर का होगा, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट होगा, ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आएगा और प्लूरल फ्लूइड बायोप्सी के ऊपर जो है पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास टीबी और रेज्ड एडीआई, ये हमारे पास इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। मेलिग्नेंट डिजीजेस के अंदर प्लूरल इफ्यूजन जो है ब्लड स्टेन होगी, एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा, सिरोजल लिम्फोसाइट डोमिनेंट होंगे, पॉजिटिव प्लूरल बायोप्सी आएगी और मेलिग्नेंट सेल्स आ सकते हैं। कार्डिक फेलियर में सीरस स्ट्रॉ कलर फ्लूइड आएगा, ट्रांसुडेटिव, इसमें कार्डिक फेलियर और डायूरेटिक्स रिस्पॉन्स होता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन, सीरस ब्लड स्टेन आएगा, एक्सुडेटिव और कभी कभी ट्रांसुडेटिव हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स, इओसिनोफिल्स आएंगे। पल्मोनरी इन्फेक्शन का जो है वो एविडेंस मिलेगा। रिमेटॉइड डिजीज जो है वो सीरस टर्बिड फ्लूइड होगा, अपीयरेंस के ऊपर एक्सुडेटिव होगा, लिम्फोसाइट डोमिनेंट होगा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव, एंटीसीसीपी वगैरह ये चीजें कराएंगे। एसएलई के अंदर सीरस होगा, एक्सुडेट होगा, एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा, लिम्फोसाइट सिरोजल रिच होगा। एसएलई के अंदर साइंस आएंगे एएनए, डीएनए, एंटी डीएनए पॉजिटिव, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के अंदर जो है प्लूरल फ्लूइड, ब्लड स्टेन हो सकती है, एक्सुडेटिव होगी, सेल कोई प्रीडोमिनेंट नहीं करेगा, माइलेज का लेवल हाई होगा, ऑब्स्ट्रक्शन थोरेसिक डक्ट की है तो मिल्की काइल आएगा, काइलोमाइक्रोन्स जो है वो आएंगे। तो अब सिर्फ ट्रांसुडेटिव किसके अंदर है? कार्डिक फेलियर के अंदर, बाकी सब के अंदर तकरीबन जो है वो एक्सुडेटिव फ्लूइड है। रेस्पिरेटरी फेलियर में हमारे पास क्या है? टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर तब होता है जब हमारे पास हाइपोक्सिया हो, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज करे 60 से। और टाइप 2 कब होता है? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का तो डिक्रीज करे ही करे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो बढ़ जाए 40 से 45 से। इसमें जो है हमारे पास एक्यूट जब होता है, एक्यूट क्रॉनिक में बाइकार्बोनेट वगैरह कोई चक्कर नहीं है। कॉजेज क्या होते हैं हमारे पास? एक्यूट टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर की एस्मा, पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया, लोबार कोलैप्स, निमोथोरैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिस, एआरडीएस। टाइप 2 की क्रॉनिक कॉजेज क्या है? सीओपीडी, लंग फाइब। टाइप 1 की क्रॉनिक कॉजेज सीओपीडी, लंग फाइब्रोसिस, लिम्फोएंजाइटिक कार्सिनोमेटोसिस, राइट टू लेफ्ट शंट। टाइप 2 के अंदर हमारे पास क्या है? टाइप 2 जो है एक्यूट स्वेयर एस्मा की वजह से, एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी की वजह से हो सकता है, अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, न्यूरोपैथी, नार्कोटिक ड्रग, पल्मोनरी हाइपरवेंटिलेशन, फ्लाइल चेस्ट इंजरी की वजह से होता है। क्रॉनिक क्या होता है? सीओपीडी, स्लीप एपनिया, काइफोस्कोलियोसिस, मायोपैथी, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की वजह से होती है। फिर हमने ये निमोनिया का है कर्व स्कोर क्या है? कन्फ्यूजन, यूरिया, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर 865 से ज्यादा। अगर जो है कर्व स्कोर 0 से 1 है तो अनलाइकली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट नहीं, होम ट्रीटमेंट में शिफ्ट कर देंगे। 2 से ज्यादा है, 2 है तो हॉस्पिटल सुपरवाइज करेंगे, शॉर्ट इन पेशेंट स्टे। 3 या उससे ज्यादा स्कोर अगर आ रहा है, हर किसी को एक स्कोर दिया हुआ है तो हमारे पास आईसीयू में एडमिट करके हमें ट्रीट करना पड़ेगा निमोनिया को। बीपी 90-60 से कम, 865 से ज्यादा, रेस्पिरेट 30 से ज्यादा, यूरिया 7 मिलीमोल से। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर क्या हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। सीबीसी करनी है। सीबीसी के ऊपर ल्यूकोसाइटोसिस आएगी, हमारे पास न्यूट्रोफिल ज्यादा होंगे, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट यूरिया 7 से ऊपर हो, LFT जब नॉर्मल, हाइपोएल्बुमिनिमिया ESR जो है वो एलिवेटेड होगा, ब्लड कल्चर बैक्टीरिया आएगा, कोल्ड एग्लूटिनिन पॉजिटिव होगा, ABG जो है वो हमारे पास ग्राम स्टेन, ओरोफेरिक्स स्वैब लेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन माइकोप्लाज्मा नमूने के लिए पॉजिटिव आ सकता है, डिफिकल्ट के लिए पॉजिटिव आ सकता है, यूरिन जो है वो निमोकोकल फैक्टर, चेस्ट एक्सरे लोबार नमूने के अंदर पैची ऑप्लेसिफिकेशन आएगी, होमोजेनस कंसोलिडेशन के साथ एयर ब्रोंकोग्राम आएंगे, ब्रोंकोनिमोनिया जो है टिपिकली पैची, ब्रोंकोनिमोनिया में पैची जो आएगा, चेस्ट एक्सरे, सेगमेंटल शेडोइंग आएगी, कॉम्प्लिकेशन क्या है? पैरानिमोनिया इन्फ्यूजन हो सकती है, एंट्रोपल्मोनरी एब्सेस, एम्फाइमा बन सकता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है मल्टीलोबार शेडोइंग, कैविटेशन, निमेटोसील वगैरह बन सकते हैं। प्लूरल फ्लूइड जो है वो एस्पायरेट और कल्चर करेंगे, उसके अंदर जो है हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाइडेड कल्चर करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है। इमीडिएट असेसमेंट एक्यूट स्वेयर एस्मा के अंदर क्या करनी है? पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट 33 से 50% प्रेडिक्टेड होगा, हार्ट रेट जो है वो 110 बीट्स पर मिनट होगा, रेस्पिरेटरी रेट 25 बीट्स पर मिनट से ज्यादा होगा,
ब्रेथ्स पर, बीट्स नहीं है, ब्रेथ पर मिनट से ज्यादा। इनएबिलिटी टू कंप्लीट सेंटेंस इन वन सेंटेंस के अंदर जो है वो अपना सेंटेंस वन ब्रेथ के अंदर अपना सेंटेंस पूरा नहीं, वन ब्रेथ के अंदर सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकेगा। लाइफ थ्रेटनिंग फीचर्स के अंदर हमारे पास पीएफ जो 33 से कम साइनोसिस, फीबल रेस्पिरेटरी एफेक्ट्स, ब्रेडिकार्डिया, एरिथमिया, हाइपरटेंशन, एग्जॉस्शन, डिलीरियम, कोमा वगैरह आएगा। नियर फेटल एस्मा के अंदर जो है वो पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाएगा, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर हरी मोहम्मद स्पीकिंग टू यू एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर हरी मोहम्मद यूट्यूब चैनल। हम करने लगे हैं डेविडसन का इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। डेविडसन के इंपॉर्टेंट टेबल्स के अंदर सबसे पहला टेबल जो यहाँ पे बना हुआ है, कंडीशन जिसके अंदर रिमेटाइड फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आता है। एक तो रिमेटाइड आर्थराइटिस में आता है, ठीक है। ओवरऑल और आर्थराइटिक नोड्यूल्स और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस के साथ भी पॉजिटिव आ सकता है। इसके अलावा रिमेटाइड आर्थराइटिस, शोजॉगरेन सिंड्रोम, मिक्स एसेंशियल क्रायोग्लोबुलिनिया के अंदर आ सकता है। 50% जो है इसके अप्रॉक्सिमेटली प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस में आ सकता है पॉजिटिव। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एसएलई, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स 65 ज्यादा पॉजिटिव आ सकता है। नॉर्मल हेल्दी पीपल में भी जो है रिमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव आ सकता है। अब रुमेटोलॉजी की कुछ एंटीबॉडीज हैं और डिजीज कंडीशन एसोसिएटेड है। एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी ड्रग इंड्यूस्ड लूपस के अंदर होती है। एंटी जो है पोलीमाइसाइटिस, डर्मेटोमाइसाइटिस, पोलीमाइसाइटिस कंबाइंड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ओवरलैप सिंड्रोम के अंदर आ जाती है हमारे पास। एंटी ला जो है वो शोजॉगरेन सिंड्रोम के अंदर आती है, एसएलई के अंदर आती है। एंटी आरएनपी राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन एंटीबॉडी जो है वो मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के अंदर जो है आती है। एंटी रो एंटीबॉडी जो है वो एसएलई की वजह से, एसएलई एंटी रो वगैरह जो है ये न्यूनेटल लूपस, कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक, शोजॉगरेन सिंड्रोम के अंदर आती है। एंटी आरएनए पॉलीमरेज डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में आती है। एंटी स्मिथ एंटीबॉडी एसएलई के साथ, एसएलई के अंदर आता है और रीनल डिजीज के अंदर आता है। एंटी एससीएल 70 जो है वो आता है। एंटी टोपोआइसोमेरेज जो डिफ्यूज सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर हमारे पास एंटी टोपोआइसोमेरेज आता है। और इसके अलावा ऊपर वाली एक थी एंटी सेंट्रोमेयर, ये हमारे पास आती है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में। एसएलई के अंदर तो सारी आ जाती है, एंटी स्मिथ और उसके बाद हमारे पास एंटी रो, एंटी ला, ये जहाँ पे भी एसएलई बहुत फ्यूज कर रहा है इसलिए एसएलई के अंदर तकरीबन सारी आ जाती है। लेकिन मेन इसकी है वो एंटी हिस्टोन, उसके अलावा एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी चाहिए हमने एंटीबॉडीज हो गई। इसके बाद हम आगे चलें, अगला टेबल है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर किस चीज का, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का। सोरियासिस, स्किन नेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या इफेक्ट आता है। सोरियासिस नेल पिटिंग डिस्ट्रॉफी होती है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में रेनाल्ड फिनोमेना जो है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, एसएलई ये जो है रेनाल्ड फिनोमेना के साथ फोटोसेंसिटिविटी एसएलई के अंदर, लिबिडो रेटिकुलरिस जो है एसएलई के अंदर, एप्ला के अंदर आता है। स्प्लिटर हेमरेजेस, नेल फोल्ड इन्फार्क्ट, पर्पोरिक्लेन जो है वो वेस्कुलाइटिस में होता है। अर्टिकेरिया रिदमा एसएलई, एडल्ट ऑनसेट सेल डिजीज के अंदर होते हैं। ओरल अल्सर एसएलई, रिएक्टिव आर्थराइटिस और बेशर डिजीज के अंदर आते हैं। नोड्यूल्स, रिमेटाइड आर्थराइटिस इसके अंदर आता है। जेरोस्टोमिया, ड्राई स्किन जो है ब्रांचिश शोजॉगरेन सिंड्रोम के अंदर आती है। इसके बाद आइस के अंदर क्या साइन आएगा, यूवेइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, इसके अलावा सार्कोइड जो है ये बेशर डिजीज वगैरह के अंदर, कंजक्टिवाइटिस जो है, रिएक्टिव आर्थराइटिस, एपिसेक्लेराइटिस और सेक्लेराइटिस, आरएवेस्कुलाइटिस वगैरह जो है इसको जो है हार्ट और लंग में प्लूरोपेरिकार्डाइटिस आता है। एसएलई आरए वगैरह के अंदर, एओर्टिक वाल्व डिजीज एचएलई बी27 के अंदर आता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आती है आरए एसएलई वगैरह के अंदर। एब्डोमिनल ऑर्गन के अंदर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली आरए एसएलई के साथ होती है। मैचूरिया प्रोटीन यूरिया एसएलई वेस्कुलाइटिस वगैरह के साथ होता है। यूरेथ्राइटिस जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर होता है। सेप्टिक नहीं, ये सोरियाटिक आर्थराइटिस है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में होता है फीवर और लिम्फेडिनोपैथी जो है वो हमारे पास इन्फेक्शन जो है ये सिस्टेमिक जो है ये जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस और रोमेटिक फीवर वगैरह के साथ आती है। इसके बाद हमारे पास अगला टेबल है जो कि बता रहा है कि सर्जिकल प्रोसीजर हमने रिमेटोलॉजी या बोन डिजीज के अंदर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कार्पल टनल आ रहा है तो मीडियन नर्व की कंप्रेशन हो रही है, इसमें हम जो है सर्जरी करते हैं। टार्सल टनल जिसके अंदर पोस्टीरियर टिबियल नर्व इंट्रैप्ट हो रही है। फ्लेक्सर टेनोस्टोमी, सॉफ्ट टिश्यू को रिलीज करेंगे, इसमें हम जो है वो कट लगाएंगे कार्पल टनल पे। टार्सल टनल, फ्लेक्सर टिनोसाइनोवेक्टमी, ट्रिगर फिंगर्स को रिलीज करने के लिए करेंगे। अल्नर नर्व ट्रांसपोजिशन जो है वो अल्नर नर्व इंट्रैप हो जाए एल्बो के ऊपर। इसके अलावा फेशियोटमी, सुपीरियर टू कंट्रैक्शन के ऊपर। सो टेंडन रिपेयर करके ट्रांसफर कर सकते हैं। हैंड एक्सटेंसर टेंडन रप्चर के अंदर, थंब और फ्लेक्सर टेंडन रप्चर के अंदर। साइनोवेक्टमी कर सकते हैं। साइनोवेक्टमी मतलब साइनोवेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हम कट लगाएंगे। रिस्ट और एक्सटेंसर शीथ जो है उसके अंदर पेन रिलीफ करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए जो है वो हम करेंगे। नी साइनोवेक्टमी रेजिस्ट करता है इन्फ्लेमेटरी साइनोवाइटिस। ऑस्टियोटमी हमने करनी है, फेमोरल ऑस्टियोटमी या टिबियल ऑस्टियोटमी इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद हमारे पास एक्सियल आर्थ्रोप्लास्टी करनी है कि हमने आर्थ्रो जॉइंट वो वाला निकालना है। फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट जो है यहाँ पे कैलर प्रोसीजर करेंगे। पेनफुल हेलेक्स वेल्गस की वजह से रेडियल हेड पेनफुल डिस्टल रेडियल जॉइंट होता है, अब निकालेंगे। लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल निकालेंगे अगर एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट में दर्द है। मेटाटार्सल हेड निकालेंगे अगर जो हमें पेनफुल मेटाटार्सल जॉइंट्स हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोप्लास्टी जॉइंट कब रिप्लेस करना है, नी हिप शोल्डर और एल्बो वगैरह के अंदर।
नी हिप शोल्डर और एल्बो वगैरह जो है आर्थराइटिस होता है। पेनफुल डैमेज जॉइंट इन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है तो हम रिप्लेस करेंगे जॉइंट। आर्थोडिसिस का मतलब ये कि इसकी जो बोन्स है उनको फिक्स कर देंगे। रिस्ट डैमेज जॉइंट है, पेन रिलीफ करने के लिए जो है हम ग्रिप इंप्रूव करने के लिए सारी बोन्स को फिक्स कर देंगे, आर्थोडिसिस कर देंगे। और एंकल सबटैलर जॉइंट के अंदर भी यही कर सकते हैं, डैमेज जॉइंट और पेन रिलीफ करने के लिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ हैंड फुट के लिए। फ्रैक्चर रिपेयर जो है वो हिप आर्थ्रोप्लास्टी करेंगे। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, हिप आर्थ्रोप्लास्टी, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। एक्सटर्नल फिक्सेशन जो है वो मल्टीपल फ्रैक्चर वगैरह के अंदर करेंगे। इंटरमेडलरी नेल्स वगैरह जो डालते हैं, ये सारा फ्रैक्चर रिपेयर जो हम सर्जरी के अंदर करते हैं। स्क्रू प्लेटिंग, वायरिंग वगैरह, रिस्ट कहीं भी फ्रैक्चर हो जाए। इसके अलावा नर्व रूट डिकम्प्रेशन कर सकते हैं। स्पाइनल स्टीनोसिस में नर्व इंट्रैप अगर कहीं होगी है, काइफोप्लास्टी कर सकते हैं। पेनफुल वर्टिब्रल फ्रैक्चर के अंदर वर्टिब्रल प्लास्टी कर सकते हैं, पेनफुल वर्टिब्रल फ्रैक्चर वगैरह के अंदर। इसके बाद आगे हमारे पास कॉमनली यूज एनसेड्स जो कि जीआईटी परफोरेशन, जीआईटी ब्लीडिंग और परफोरेशन वगैरह करा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, इनका ये जो लो रिस्क ड्रग्स हैं और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इडियोसिंक्रेटिक साइड इफेक्ट्स यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर है ये हमारे पास दोनों, सेलिकॉक्सिब और रिटोरिकॉक्सिब। मीडियम रिस्क के अंदर कौन सी जो है एडवर्स इफेक्ट करा सकती है, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सन, डिक्लोफेनेक, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, पॉन्स्टोन। जीआईटी एडवर्स इफेक्ट्स करा सकती है मोर लाइकली देन कॉक्स2 इनहिबिटर जो कि हमारे पास ऊपर वाले थे, सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब वगैरह। पीपीआई थेरेपी के साथ भी जो है ये जीआईटी एडवर्स इफेक्ट्स करा सकती है। इसके अलावा इंडोमेथासिन, कीटोप्रोफेन और पिरोक्सिकैम ये जो है डिस्पेप्सिया सीएनएस साइड इफेक्ट करा सकती है। और पिरोक्सिकैम जो है वो 60 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों के अंदर नहीं देनी। अब आगे अपर जीआई एंडोस्कोपी, ये टेबल इंपॉर्टेंट है कि अपर जीआई एंडोस्कोपी के इंडिकेशन क्या है। अगर हमारे पास डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट है 55 ईयर से ऊपर के पेशेंट के अंदर, उसके अंदर एटिपिकल चेस्ट पेन है या फिर डिस्फेरिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस वगैरह की हिस्ट्री आ रही है, तब हम एंडोस्कोपी करेंगे। इसके अलावा एक्यूट या क्रॉनिक जीआईटी ब्लीडिंग है, स्क्रीनिंग करनी है हमने एसोफेजियल वायरसेस की, सीटी स्कैन वगैरह जो है वो एब्नॉर्मल आ रहा है या बेरियम मेलड्यूडिनल बायोप्सी लेनी है तब हम करेंगे, मेल एब्जॉर्प्शन वगैरह के लिए। और उसके बाद थेरेपी अगर हमने करनी है ब्लीडिंग लीजन की, बैंडिंग, लाइगेशन, स्टिक्चर डायलेशन करनी है या फिर वो लगाना है स्क्लेरोसिंग एजेंट लगाना है तो गैस्ट्रिक पैरासिस में लगाते हैं। इसके अलावा परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टमी करनी है या फिर जो है हमने बैरेट एसोफेगस का ब्लेड करना है तो हमने जो है अपर जीआई एंडोस्कोपी से करना है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, अगर पेशेंट फेयर शॉक में है, उसको अनस्टेबल एंजाइना, कार्डियक अरिथमिया है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, एटलैंटोएक्सियल ये जो नेक के अंदर जोड़ हैं वो सबलक्सेट हुए हैं, पॉसिबल विसरल परफोरेशन है क्योंकि विसरा जो है परफोरेट है तब। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि विसरा परफोरेट कर सकते हैं, एंडोस्कोपी इंट्यूबेट कर रहे हैं हम, इन्वेसिव प्रोसीजर है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है जिसको मेंडलसन सिंड्रोम भी कहते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है ड्यू टू सेडेशन। फिर आ जाता है कॉजेज ऑफ डिस्पेप्सिया। अच्छा जी, डिस्पेप्सिया के कॉजेज क्या हैं। डिस्पेप्सिया में अपर जीआईटी के कॉजेज हैं, उसके अंदर पेप्टिक अल्सर डिजीज है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, गॉल स्टोन है, एसोफेजियल स्पैज्म, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के जैसे हो सकता है डिस्पेप्सिया, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। दूसरे किन की वजह से डिस्पेप्सिया होता है, पैंक्रियाटिक डिजीज, कैंसर, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, कोलोनिक कार्सिनोमा, हेपेटिक डिजीज वगैरह की। सिस्टेमिक डिजीज के अंदर रीनल फेलियर, हाइपरकैल्सीमिया, ड्रग्स के अंदर एनसेड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, आयरन, पोटेशियम सप्लीमेंट, डाइजॉक्सिन। इसके अलावा अदर्स जो डिस्पेप्सिया कॉज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एंजाइटी, डिप्रेशन और अल्कोहल। इसके बाद हमारे पास कॉजेज लोअर जीआईटी ब्लीडिंग की जो कि मेलिना नहीं कॉज करेंगे। लोअर जीआईटी ब्लीडिंग के अंदर हमारे पास डायबिटिकुलर डिजीज आता है, एंजियोडिस्प्लेजिया जो कि एवी मैलफॉर्मेशन है, ischemia, mycal diverticulum, inflammatory bowel disease, fissure, hemorrhoids, IBD, carcinoma, large polyp, angiodysplasia, radiation, enteritis, solitary rectal ulcer। रिलैप्सिंग डायरिया अगर आ रहा है, क्रॉनिक रिलैप्सिंग डायरिया, क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, अगर कोलोन की वजह से है तो उसमें ब्लड और म्यूकस आएगा, क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन आएगी, लोअर एब्डोमिनल पेन। कॉजेस क्या हो सकते हैं, आईबीडी, माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, नियोप्लाज्मा, इस्कीमिया, आईबीएस। और इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, फीकल कैलप्रोटेक्टिन, इलियोनोस्कोपी विद बायोप्सी, इलियोकोलोनोस्कोपी जो है वो कराएंगे। माइल एब्जॉर्प्शन की वजह से अगर हमने देखना है कि डायरिया आ रहा है तो स्टीटोरिया देखेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड आएगा स्टूल के अंदर, वेट लॉस, न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस आएगा। पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रियाटिक कॉजेज हो सकते हैं, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटिक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इंटेरोपेंसिलिक डिजीज, ट्रॉपिकल स्क्रू, लिम्फोमा, लिम्फेंजेक्टेसिया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास फीकल इलास्टेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरसीपी, स्मॉल बाउल बायोप्सी वगैरह, एमआरआई वगैरह। क्लिनिकल फीचर क्या है हमारे पास, लार्ज वॉल्यूम वाटरी स्टूल है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, क्रैम्पिंग, मिड एब्डोमिनल पेन वगैरह होगी। क्लिनिकल फीचर हमारे पास स्मॉल बाउल अगर डायरिया है, मिड एब्डोमिनल में पेन होगी, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग। सम कॉजेज क्या है हमारे पास, इसके कॉजेज स्मॉल बाउल, क्रोन डिजीज, वीआईपीओमा, एनसेड्स, हेमानोफेलिट, एसएसआरआई। इन्वेस्टिगेशन फीकल कैलप्रोटेक्टिन इन्वेस्टिगेट करेंगे, स्टूल वॉल्यूम, गट हार्मोनल वॉल्यूम, बेरियम फॉलो थ्रू वगैरह हमने करना है। कॉजेज क्या है, एब्डोमिनल पेन की, इन्फ्लेमेशन की वजह से आ सकती है, एपेंडिसाइटिस, डायबिटिकुलाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, पीआईडी, पैंक्रियाटाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, इंट्राएब्डोमिनल एब्सेसिस, परफोरेशन हो सकती है, पेप्टिक अल्सर, डायबिटिकुलर डिजीज, ओवेरियन सिस्ट, आयोटिक एनेरिज्म, ऑब्स्ट्रक्शन,
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बिलियरी कोलिक, यूरिटरी कोलिक हो सकती है, इन सब की वजह से हमारे पास पेन हो सकती है एब्डोमेन में। एसोफेजियल स्ट्रक्चर के क्या कॉज हैं? एसोफेजियल स्ट्रक्चर गर्ड की वजह से बन सकता है, वेब्स रिंग्स की वजह से बन सकता है। इसके अलावा एक जो इसकी इंपॉर्टेंट कॉज होती है वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, एसोफेजियल नहीं, वो स्ट्रक्चर नहीं होते, वो वेब्स होते हैं। क्रोसिव इंजेक्शन की वजह से, पोस्ट ऑफ स्कारिंग की वजह से, पोस्ट रेडियोथेरेपी की वजह से हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए एंजी डाली हुई है, एसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस, बिस्फोस्फोनेट वगैरह, इन सब की वजह से जो है हमारे पास जो है एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कैसे बन सकता है? स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेस, च्यूइंग बिटल नट, पान, छालिया वगैरह, क्लेजिया, कार्डिया हो जाए, एसोफेगस का सीलिएक डिजीज, पोस्ट क्रिकॉर्ड पोस्ट कॉस्टिक स्ट्रक्चर या फिर टाइलोसिस वगैरह, इनकी वजह से हमारे पास जो है स्क्वैमस कार्सिनोमा होगा। फिर आ जाते हैं कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। ग्रेट गैस्ट्राइटिस जो है वो हमारे पास एनसेड्स की वजह से हो सकता है, एच pylori, ये दो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं। अल्कोहल की वजह से हो सकता है, आयरन प्रेपरेशन की वजह से, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम, बाइल रिफ्लेक्स वगैरह, वायरल इन्फेक्शन वगैरह। क्रॉनिक नॉन स्पेसिफिक गैस्ट्राइटिस क्यों हो सकता है? नॉन स्पेसिफिक एच pylori इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून पोस्ट गैस्ट्रिक में हो सकता है। स्पेसिफिक इन्फेक्शन, स्पेसिफिक फॉर्म कैसे आते हैं हमारे पास? कोई इन्फेक्शन जैसे सीएमवी की वजह से जो है गैस्ट्राइटिस हो जाए, ट्यूबरकुलस गैस्ट्राइटिस हो जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, क्रोन डिजीज की वजह से, सार्कोइडोसिस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ग्रैनुलोमेटस गैस्ट्राइटिस वगैरह हो। फिर हमारे पास आता है मेथड कि हमने एच pylori को कैसे डिटेक्ट करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है। नॉन इन्वेसिव के अंदर सीरोलॉजी करेंगे जो कि किट्स के जरिए कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है वो हम डिफरेंशिएट नहीं करते। करंट इन्फेक्शन एक पास इन्फेक्शन है। C3 यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, C13 कार्बन 13 यूरिया ब्रेथ टेस्ट, हाई सेंसिटिविटी हाई स्पेसिफिसिटी है, लेकिन ये स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए होता है इसके लिए। फीकल एंटीजन टेस्ट चीप है, स्पेसिफिक है, एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, ये है हमारे पास। एक्सेप्टेबिलिटी कम है, ये है हमारे पास इसके डिसएडवांटेज में। और इनमें में जो है वो हम हिस्टोलॉजी कर सकते हैं, स्पेसिफिक है, फॉल्स नेगेटिव, इसका एडवांटेज ये है कि फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं और सेवरल डेज लगेंगे। फिर रैपिड यूरिएज टेस्ट चीप है, क्विक है, स्पेसिफिक है, सेंसिटिविटी जो है 85% ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है। स्लो है, लेबोरियस है, सेंसिटिविटी नहीं है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं? सेरोलॉजी कर सकते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकते हैं, फीकल एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी, इन्वेसिव के अंदर हिस्टोपैथोलॉजी, रैपिड यूरिएज टेस्ट और माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर कर सकते हैं। इसके बाद साइड इफेक्ट के एच pylori इरेडिकेशन जो थेरेपी हम देते हैं उसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं? ट्रिपल रेजिम, जो क्वाड्रुपल रेजिम वगैरह देते हैं, उसके साथ डायरिया हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फ्लशिंग, वॉमिटिंग हो सकती है, नॉजिया वॉमिटिंग हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक, रैश वगैरह हो सकते हैं। इंडिकेशन क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इरेडिकेशन थेरेपी हमने कब देनी है? पेप्टिक अल्सर है तब देनी है, मार्जिनल माल टाइप लिम्फोमा है तब देनी है, गैस्ट्रिक कैंसर की हिस्ट्री है फैमिली में तब हमने देनी है, प्रीवियस रिसेक्शन है गैस्ट्रिक कैंसर की तब हमने देनी है, एच pylori पॉजिटिव डिस्पेप्सिया आ रहा है, लॉन्ग टर्म एनसेड का एस्पिरिन का यूज है, क्रॉनिक जो है पीपीआई यूज है, एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक डिसऑर्डर जो है वो है, B12 डेफिशिएंसी है, आईटीपी है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। नॉट इंडिकेटेड किसके अंदर है? हमारे पास गर्ड के अंदर हमने नहीं देनी, और एसिम्प्टोमेटिक पीपल जिनके अंदर गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क फैक्टर नहीं है उनके अंदर हमने एच pylori इरेडिकेशन रेजिम नहीं देनी। इंडिकेशन क्या है? पेप्टिक अल्सर के अंदर सर्जरी की, परफोरेट कर जाए, हेमरेज हो जाए, गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम पेप्टिक अल्सर की सर्जरी कर सकते हैं। अगर घू हो गया है और परसिस्टेंट अल्सरेशन हो जाए एडिक्वेट मेडिकल थेरेपी के बाद भी, रिकरेंट अल्सर हो गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद, तब हमने जो है सर्जरी करनी। परफोरेशन, हेमरेज, गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, परसिस्टेंट अल्सरेशन डिस्पाइट एडिक्वेट मेडिकल थेरेपी, सर्जिकल थेरेपी। डिजीज जो कि एसोसिएटेड है सिलिक डिजीज के साथ, सिलिक डिजीज के अंदर एसोसिएशन डिजीज जो कि एसोसिएटेड है सिलिक के साथ, सिलिक क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो सारी ऑटोइम्यून डिजीज के साथ आ जाएगी। टाइप 1 डायबिटीज मेलिटास, थायराइड डिजीज, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, माइस्थीनिया, डर्मेटाइटिस, डाउन सिंड्रोम, एंटेरोपैथिक स्मॉल बाउल कार्सिनोमा, स्क्वामस कार्सिनोमा, अल्सरेटिव जेजुनाइटिस, एन्सेफेलोपैथी, सेरेब्रल एट्रोफी वगैरह। इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? सब टोटल विलस एट्रोफी की सिलिक डिजीज के अंदर होती है ना, तो क्या क्या हो सकती है? सिलिक डिजीज, ट्रॉपिकल स्प्रू, डर्मेटाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। जियार्डियासिस, हाइपोगैमोग्लोबिन रेडिएशन, विपल्स डिजीज, सोलेजर एल्सन सिंड्रोम के अंदर हो सकता है। फिर ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्सरेटिव क्रोन को कैसे डिफरेंशिएट करना है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं। मेल फीमेल के अंदर जो है वो जेंडर मेल फीमेल के अंदर इक्वल होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज में फीमेल प्रीडोमिनेंस है। इंसिडेंस हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस का स्टेबल है, क्रोन्स का बढ़ ही जा रहा है। एथनिसिटी कोई भी हो सकती है। क्रोन डिजीज ज्यूज के अंदर ज्यादा कॉमन है। जेनेटिक फैक्टर HLA-DR103 जो है वो इन्वॉल्व है अल्सरेटिव में, और इसमें क्रोन्स के अंदर जो है वो दूसरे हैं NOD2, ATG1, IRGM, ये इन्वॉल्व है। रिस्क फैक्टर के अंदर मोर कॉमन है नॉन स्मोकर और एक्स स्मोकर्स के अंदर, यानी कि जो स्मोकिंग नहीं करते अल्सरेटिव कोलाइटिस उनमें कॉमन है, और क्रोन डिजीज जो है वो हमारे पास स्मोकर्स के अंदर कॉमन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मोकिंग जो है प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पे आता है। एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्लोन को सिर्फ इफेक्ट करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और जो क्रॉन्स डिजीज है वो सारे जीआईटी के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। पेरिनियल डिजीज जो है वो मोस्ट कॉमन है, पैच डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्किप्लियंस बनती है एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन कॉमन है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, और दूसरे के साथ भी क्रॉन्स के साथ भी कॉमन है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंटेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस की ब्लडी डायरिया है। क्रॉन्स डायरिया, पेन, वॉमिटिंग, वेट लॉस वगैरह के साथ प्रेजेंट कर सकता है। हिस्टोलॉजी हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है वो इन्फ्लेमेशन म्यूकोजा तक लिमिटेड होगी, क्रिप्ट डिस्टॉर्शन होगी, क्रिप्टाइटिस होगा, क्रिप्टेप्सिस, गॉबलेट सेल का लॉस होगा। क्रॉन्स डिजीज के अंदर हमारे पास सब म्यूकोसल ट्रांसम्यूरल पूरी जो है वो जीआईटी की लेयरिंग सारी इन्वॉल्व होगी, इसमें अल्सर्स फिस्टुलास बनेंगे क्योंकि पूरी लेयर इन्वॉल्व है। वो रप्चर करके आगे अल्सर बना सकते हैं, फिस्टुला बना सकते हैं, पैची चेंजेस आ सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है, 5 AS से देंगे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एजाथाइप्रिन बायोलॉजिकल एंटीथेरेपी देंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एजाथाइप्रिन मेथोट्रेक्साइड बायोलॉजिकल थेरेपी एंटी-TNF अल्फा वगैरह देंगे। न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे, स्मोकिंग सेसेशन कराएंगे। 5 AS से जो है वो इफेक्टिव नहीं है इन क्रोन्स डिजीज। अच्छा जी, हमारे पास एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जो है हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के अंदर देनी है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड एमॉक्सल देनी है, पेनिसिलिन एनर्जी है तो क्लेरिथ्रोमाइसिन देनी है। स्टेफिलोकोकस कल्चर के अंदर आया तो फ्लोकॉक्सिसिलिन क्लेरिथ्रोमाइसिन देनी है। अगर माइकोप्लाज्मा सस्पेक्टेड है या लेजेंडला तो फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन देनी है और रिफेम्पिसिन देनी है। स्वेयर कैप है तो क्लेरिथ्रोमाइसिन देनी है 500 mg और कोएमॉक्सिक्लैव और अमॉक्सिसिलिन देनी है साथ में। फिर डायग्नोसिस टीबी का कैसे बनाना है, पल्मोनरी के अंदर हमने स्पुटम कल्चर कराना है। अगर नहीं आ रहा तो हमने हेपेटोइन सलाइन से नेबुलाइज करा के इंड्यूस करा के फिर उसका कल्चर कराना है। ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, वॉशिंग और ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज के साथ गैस्ट्रिक वॉशिंग ले सकते हैं बच्चों के लिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के अंदर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल साइटिक फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल जॉइंट फ्लूइड, ये सारी चीजें जो है वो यील्ड कर सकती हैं टीबी को। टिश्यू बायोप्सी ले सकते हैं, बोन मैरो, लिवर और ये सारे डायग्नोस्टिक हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, इसकी सेंसिटिविटी लो है, स्पेसिफिसिटी भी लो है। स्टेन कर सकते हैं, सिग्नल से लोरामिन, रोडामिन स्टेन, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, एलजे एगर मिडल ब्रूक, एमजेआईटी और प्लूरल फ्लूइड के अंदर हम एडीए को पता कर सकते हैं। डिनोसिन मैंने जो अभी हमने पीछे भी देखा था रिस्पांस, हमने एम्पिरिकल ट्यूबरकुलोसिस, ये भी कह सकते हैं कि हम टीबी की ड्रग का ट्रायल दे दें। और सीबीसी, सीआरपी, एसआर वगैरह जो है वो हम ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ न्यू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। 2 महीने के लिए हमने एचआरजी देनी है और फिर 4 महीने के लिए एचआरई जो है वो देनी है कॉन्टिन्यूएशन फेज के अंदर। इसके अलावा डेली डोजिंग क्या है, डेली हम देंगे, ठीक है बस। और वैसे अब न्यू रिजीम आ गई है, वो मैंने डिस्कस की हुई है। मेन एडवर्स रिएक्शन जो है फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस ड्रग हमारे पास क्या एडवर्स रिएक्शन है, आइसोनियाजिड जो है सेल वॉल सेंसस पे काम करते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटाइटिस, रैश वगैरह होते हैं। इसके अलावा सीजर साइकोसिस, रिफेम्पिसिन जो है वो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर एक्ट करती है, फिब्राइल रिएक्शन, हेपेटाइटिस, रैश वगैरह हो सकता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रिफेम्पिसिन के साथ। और पायरिसिनामाइड से कोई हेपेटाइटिस है, जीआईटी डिस्टर्बेंस है, हाइपरयूरेमिया, गाउट, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन से हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिस 1, ग्रेनुलोसाइटोसिस 8 नाम का डैमेज रैश हो सकता है। एथेम्पिडोल से जो है वो हमारे पास हेपेटाइटिस नहीं है, एल्चिया, रैश, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेट्रोबल्बल न्यूराइटिस हो सकता है। फिर हमारे पास रेयर टाइप ऑफ लंग ट्यूमर कौन सा है, एडिनोस्क्वामस मैलिग्नेंट है। ये हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी पे स्क्वामस और एडिनो वाला जो होता है जिसके ग्लैंड ज्यादा होते हैं वो दोनों आएंगे। पेरिफेरल सेंट्रल लंग मैस मिलेगा और स्टेज डिपेंडेंट प्रोग्नोसिस है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, कार्सिनोमा ट्यूमर, लो ग्रेड मैलिग्नेंट है। न्यूरोएंडोक्राइन डिफरेंशिएशन मिलेगी। ब्रोंकियल ग्लैंड एडिनोमा बिनाइन है, स्लाइवरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन मिलेगी। फिर हमारे पास है ब्रोंकियल ग्लैंड कार्सिनोमा, लो ग्रेड मैलिग्नेंट है, स्लाइवरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन मिलेगी। हमाटोमा बिनाइन है, मेसेंकाइमल सेल कार्टिलेज टाइप मिलेगी। हिस्टोलॉजी पे ब्रोंकियो एल्वियोलर कार्सिनोमा मैलिग्नेंट है। ट्यूमर सेल्स जो है वो लाइन करेंगे एल्वियोलर स्पेसिस को। उसके बाद हमारे पास लंग डिजीज कॉज्ड बाय इनऑर्गेनिक डस्ट, कोल डस्ट, सिलिका वगैरह से। कोल माइनिंग के प्रोफेशन में कोल माइनिंग, क्वायरिंग, स्टोन ड्रेसिंग, मेटल ग्राइंडिंग, इस तरह के प्रोफेशन के अंदर जो सिलिका, कोल वर्कर निमोकोनियोसिस होगी उनको। फोकल एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी। सेंट्री लोबार एम्फाइसिमा होगा। एस्बेस्टोस डेमोलिशन इंडस्ट्री में यूज हो सकती है, शिप ब्रेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फायर प्रूफ इंसुलेटिंग मटेरियल वगैरह के अंदर एस्बेस्टोस रिलेटेड डिजीज के अंदर यूज हो सकती है। प्लूरल प्लैक्स जो है वो डिफ्यूज प्लूरल थिकनिंग के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूट बिनाइन प्लूरिसी के साथ। आयरन ऑक्साइड आर्क वेल्गिनी के अंदर सिड्रोसिस करेगी। मिनरल डेपोजिशन होगी सिर्फ। टिन ऑक्साइड, टिन माइनिंग के अंदर स्टेनोसिस, टिन लेड माइक्रोफेजेस मिलेंगे। ब्रिलियम एयरक्राफ्ट एटॉमिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर मिलेंगे। ब्रिलियोसिस मिलेगी। ग्रैनुलोमा और इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी। इसके बाद हमारे पास आ गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सडन रिदमिक डेथ की कॉजेज क्या है हमारे पास, एमआई, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इंफाक्शन, प्रायर मायोकार्डियल विद मायोकार्डियल स्कारिंग, इसके अलावा एओर्टिक स्टेनोसिस, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी, एरिथमोजेनिक और स्ट्रक्चरल डिजीज के बगैर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम। फिर हमारे पास हार्ट मर्मर को हमने कैसे करना है उसकी टाइमिंग देखने के, वो सिस्टोसिसली में आ रहा है, डायस्ली में आ रहा है, ये देखने के लिए। फिर मर्मर का एक्सटेंट देखने के, सिस्ली डायस्ली के अंदर जो है ये किसमें कन्फाइन है, एक्सटेंट देखना है, किस जगह पे कन्फाइन है। ग्रेड्स देखने हैं, वेरी सॉफ्ट ग्रेड 1, सॉफ्ट पे ग्रेड 2, मॉडरेट जो कि स्टैट से सुन जाएगा, ग्रेड 3 जिसके साथ थ्रिल मतलब हाथ से भी थ्रिल फील होगी तो ग्रेड 4, वेरी लाउड ग्रेड 5 है। हर्ड विदाउट सिर्फ को मतलब सिर्फ को भी टच नहीं होगा और हमें सुनना शुरू हो जाएगा, वो ग्रेड 6 का मर्मर होगा।
कहाँ पे बेस्ट हर्ड है हमने देखना है, एपेक्स पे है, बेस पे है, किस साइड पे जो है रेडिएट कर रहा है, नेक में, एक्सिलर में, बैक में, और उसकी साउंड कैसी है, पिच क्या है, क्वालिटी क्या है, ये हमने देखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीचर कॉमन, फीचर ऑफ सम कॉमन सिस्टोलिक मर्मर, एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर है, एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर, सिस्टोलिक मर्मर, मिड सिस्टोलिक, लाउड रेस्टिंग साउंड आएगी, बेस पे आएगी, लेफ्ट स्टर्नल एज पे और रेडिएट करेगी सुप्रास्टर्नल नॉच कैरोटिड की तरफ, सेकंड हार्ट साउंड के साथ सुसाइडल इंजेक्शन क्लिक आएगी। माइट्रल रिगर्जिटेशन पैन सिस्टोलिक मर्मर है, ब्लोइंग होगा, एपेक्स पे आएगा, एक्सिला पे रेडिएट करेगा, सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी, थर्ड हार्ट साउंड आएगी, वेंट्रिकुलर सेप्टल इफेक्ट पैन सिस्टोलिक है, लोअर लेफ्ट स्टर्नल एज के ऊपर आएगा, रेडिएट करेगा, होल पेरिकार्डियम में थ्रिल और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के साथ प्रेजेंट करेगा। बिनाइन कौन सा, मिड सिस्टोलिक सॉफ्ट, ये जो है लेफ्ट स्टर्नल एज पे आएगा, रेडिएशन से कोई नहीं होगी, कोई हार्ट डिजीज साइन नहीं आएंगे। सिर्फ अब पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा वाले पेशेंट जो कि हार्ट की वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है, उसमें हमने क्या करना है, पेशेंट को बिठाना है, हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है, कॉन्टिन्यूस सीपैप देना है, नाइट्रेट्स देने हैं, लोब डायूरेटिक देने, फ्यूरोसामाइड वगैरह। कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर ओल्ड एज के अंदर है, इंसिडेंस क्या है हमारे पास, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर का 5 से 10% लोग इफेक्ट होते हैं। कॉमन कॉज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, कैल्सिफिक डिजनरेटिव वॉल डिजीज, डिस्टोलिक फंक्शन हो सकता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है। एस इनहिबिटर्स जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं हमारे पास, लेकिन ये पोस्टल हाइपरटेंशन के साथ रिलेटेड है, लोब डायूरेटिक दे सकते हैं, लेकिन ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो पेशेंट प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के साथ उनके अंदर जो है वो नहीं काम करेंगे। फिर हमारे पास डोजेज क्या है, एस की, बीटा ब्लॉकर वगैरह की। एस इनहिबिटर हमने इनालाप्रिल 2.5 मिलीग्राम डेली देनी है, टारगेट डोज हमारे पास क्या है 10 mg ट्वाइस डेली। ये स्टार्टिंग डोज 2.5 है, टारगेट डोज है 10 mg। लाइसिनोप्रिल 2.5 स्टार्ट करेंगे 20 तक ले जा सकते हैं। रैमीप्रिल जो है वो 1.25 से 10 तक ले जा सकते हैं। लोसार्टन 25 मिलीग्राम से 100 mg डेली तक ले जा सकते हैं। हेडिसार्टन 4 mg से वो 32 तक ले जा सकते हैं। वेलसार्टन 400 से 140। बीटा ब्लॉकर 1.25 बिसोप्रोलोल यूज करके डेली 10 mg तक ले जा सकते हैं। मेटाप्रोलोल 25 से 100 mg तक लेके जा सकते हैं। कार्बिडोल 3.125 से 25 मिलीग्राम तक ले जा सकते हैं। कॉमन कॉजेज क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वाल्वुलर हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, साइनोआर्टरियल डिजीज, हाइपरथायराइड, अल्कोहल, कार्डियोमायोपैथी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, चेस्ट इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पेरिकार्डियल डिजीज, इडियोपैथिक। क्लासिफिकेशन क्या है एंटीरिथमिक ड्रग्स की और उनके इफेक्ट क्या है इंटरसेलुलर एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। क्लास 1 जो है एंटीरिथमिक ड्रग वो सोडियम को ब्लॉक करती हैं, जिसमें क्विनिडीन, डायज़ोपैरामाइड है, लाइडोकेन है, मिक्सिलिटीन है, और ये प्रोलॉन्ग और एक्शन पोटेंशियल को शॉर्ट भी करती है, जिनका इफेक्ट नहीं है, फ्लेकानाइड और प्रोपोफिनोन है। क्लास 2 जो है बीटा ब्लॉकर, एटिनोल, बिसोप्रोलोल। क्लास 3 जो है वो हमारे पास ड्रग जिनका मेन इफेक्ट आता है प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल करने में, मिडरोन, डोरेंड्रोन, सोटालोल है। और क्लास 4 जो है स्लो करते हैं, स्लो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे एक्ट करती है, वेरापामिल और दिल्तियाज़म। फिर हमारे पास आ गई एंटीरिथमिक ड्रग्स के जो है वो साइड इफेक्ट। डायज़ोपैरामाइड जो है वो हमारे पास मायोकार्डियल डिप्रेशन, हाइपरटेंशन करा सकती है, ड्राई माउथ करा सकती है। लाइडोकेन जो है वो हमारे पास मायोकार्डियल डिप्रेशन, डिलीरियम, कन्वर्जन करा सकती है। मैक्सिलिटीन मायोकार्डियल डिप्रेशन, जीआईटी इरिटेशन, डिलीरियम वगैरह करा सकती है। फ्लेकानाइड जो है मायोकार्डियल डिप्रेशन, डिजीनेस करा सकती है। प्रोपोफिनोन जो है वो मायोकार्डियल डिप्रेशन, डिजीनेस करा सकते हैं। क्लास 2 में एटिनोल, बीटा ब्लॉकर जो है वो हमारे पास मायोकार्डियल डिप्रेशन, ब्रेडी, ब्रोंकोस्पैज्म, फटीग, डिप्रेशन करा सकते हैं, नाइटमेयर्स। क्लास 3 में मेडरोन, फोटोसेंसिटिव डिस्कलरेशन ऑफ स्किन डिस्कलरेशन, कॉर्नियल डिपॉजिट, थायराइड डिस्फंक्शन, एंजाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग करा सकते हैं। ड्रेनेड्रॉन जो है वो रीनल हेपेटिक डिस्फंक्शन करा सकते हैं। सोटालोल जो है वो हमारे पास टॉर्साइटिस, टी पॉइंटिस करा सकते हैं। वेरापामिल मायोकार्डियल डिप्रेशन और हाइपरटेंशन कर सकती है। ब्रैडिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। एट्रोपिन जो है वो ड्राई माउथ, थर्स्ट, ब्लड विजन करा सकती है। एडिनोसिन जो है वो फ्लशिंग, डिस्निया, चेस्ट पेन वगैरह करा सकती है। डाइजॉक्सिन जो है वो जीआई डिस्टर्बेंस, एंथोस्पिया वगैरह करा सकती है, इरिथमियास कर सकती है। इसके बाद हमारे पास आ गया डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी क्या है, एक्स्ट्रा कार्डिक मैनिफेस्टेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कलर विजन अल्टर होगी। कार्डिक मैनिफेस्टेशन ब्रेडी, मल्टीपलर वेंट्रिकुलर एक्टोपिक्स आ सकते हैं। वेंट्रिकुलर बाइजमिनी आ सकते हैं। एट्रियल टैकीकार्डिया आ सकता है। वीटी वी5 चल सकता है डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी से। फिर है कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी एंजाइना स्कोर। क्लास 1 के अंदर स्टर्नस एक्सरसाइज पे जो है वो अगर बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, तब जो है वो एसओबी आ रहा है। क्लास 1 है। स्लाइड लिमिटेशन आ रही है एंजाइना की फिगरस फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, बहुत ज्यादा लंबा काम किया तब जो है क्लास 1 है। फिजिकल एक्टिविटी पे आ रहे हैं तो क्लास 2 है लिमिटेशन। अगर जो है एवरीडे एक्टिविटी पे आ रहे हैं तो क्लास 3 है। और अगर जो है हमारे पास रेस्ट पे अभी सिम्टम्स आना शुरू हो गए तो क्लास 4 है। इसके बाद हमारे पास कैल्शियम चैनल एंटागनिस्ट जो कि एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उसमें हमारे पास नेफेडिपिन है। नेफेडिपिन जो है वो टैकीकार्डिया कर सकता है। निकार्डिपिन है। निकार्डिपिन जो है वो मायोकार्डियल डिप्रेशन कम करता है अदर कैल्शियम चैनल एंटागनिस्ट के हिसाब से। एम्लोडिपिन है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है। वेरापामिल जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी अच्छी है इसकी। दिल्तियाज़म जो है वो एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज अच्छी है इसकी वेरापामिल की तरह। फिर हमारे पास है एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर सिम्टम्स क्या आते हैं, चेस्ट पेन, थ्रॉट, आर्म, एपिगैस्ट्रम में एंजाइटी, फीवर वगैरह, फेयर ऑफ डेथ, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेथलेसनेस। फिजिकल साइन क्या आते हैं, पैलर, स्वेटिंग, टाइकार्डिया, वोमिटिंग, ब्रैडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ओलिगोयूरिया, कोल्ड, पेरिफेरल न्यूरोपल्स, प्रेशर,
raised jugular venous pressure, third heart sound, quiet first heart sound, apical impulse, diffuse lung crepitation, mitral regurgitation और पेरिकार्डाइटिस वगैरह आ सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस। एम्बोलिज्म के अंदर हमारे पास स्वेरिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, थ्रोम्बोसिस में जो है वो इनकम्प्लीट स्वेरिटी होती है, कोलैटरल्स बन जाते हैं। एम्बोलिज्म सडन होता है सेकंड मिनट्स के अंदर, थ्रोम्बोसिस आवर्स डेज के अंदर होता है। लेग्स के अंदर जो है वो एम्बोलिज्म 3:1 से है लेग्स और आर्म में, और थ्रोम्बोसिस जो है वो 10:1 के हिसाब से आता है। मल्टीपल साइड्स इन्वॉल्व हो सकती हैं 15%। थ्रोम्बोसिस में रेयर है। एम्बोलिस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट करता है यूजुअली एफिब के साथ, एफिब की वजह से। अच्छा जी, क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री थ्रोम्बोसिस में होती है। पैल्पेशन ऑफ आर्टरी जो है वो हमारे पास एम्बोलिस में सॉफ्ट टेंडर, और थ्रोम्बोसिस में हार्ट कैल्सिफाइड होते हैं। ब्रूई थ्रोम्बोसिस में प्रेजेंट होती है। कोलैटरल लेग की पैल्सिस एब्सेंट होती हैं। इन थ्रोम्बोसिस प्रेजेंट होती है। एम्बोलिज्म में डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है हमारे पास एम्बोलिज्म का, जबकि एंजियोग्राफी कर सकते हैं थ्रोम्बोसिस के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर हम एम्बोलेक्टमी और वार्फरिन करेंगे। एम्बोलिज्म के अंदर मेडिकल बाईपास, मेडिकल कर सकते हैं, बाईपास लगा सकते हैं, थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं। प्रोग्नोसिस लॉस ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा प्रोग्नोसिस होता है इसका, जिंदगी को खतरा, इसमें जो है वो लिम्ब को खतरा होगा। फिर हमारे पास कॉमन प्रेजेंटेशन किसकी, एब्डोमिनल एयोटिक एन्यूरिज्म का। ये एक तो इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकता है कि एक्सरे वगैरह किया उसके अंदर पता चल गया लार्ज एयोटिक एन्यूरिज्म जो है वो फील नहीं होता, जब तक रप्चर ना हो जाए तब तक फील नहीं होता। पेन हमारे पास सेंटर एब्डोमेन, बैक लाइन, इलियक फोसा के अंदर होता है। थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं, थ्रोम्बस हो जाए विद इन एन्यूरिज्म सैक, या ये जो है सोर्स ऑफ एम्बोलिस भी बन सकता है, स्पेशली लोअर लिम्ब से जो है वो एम्बोलिस आ जाए। एओर्टा जो है वो थ्रोम्बोटिक एक्लूजन हो जाए, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कंप्रेशन कर सकता है सराउंडिंग सेक्शन की ड्यूरिनम इंफीरियर वेना के वगैरह, रप्चर कर सकता है रेट्रोपेरिटोनियम के अंदर या फिर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। इन्फ्लुएंस ऑफ कोमोर्बिडिटी ऑफ चॉइस इन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हमारे पास अल्फा ब्लॉकर देंगे एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे, तो बीपीएच जो है इसकी कंपल्सिंग इंडिकेशन है। कंट्राइंडिकेशन क्या, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ऐसे इनहिबिटर्स हम यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन क्या है, हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, पोस्ट एमआई, क्रोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 1 डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और कंट्राइंडिकेशन क्या है, प्रेगनेंसी, रिनोवैस्कुलर डिजीज, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर हमारे पास कहाँ पे हम देते हैं ज्यादातर, एस इनहिबिटर की जो है वो टॉलरेंस हो, टाइप 2 डायबिटिक नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो। और कब नहीं देना हमने प्रेगनेंसी में, एस 2 इनहिबिटर नहीं देना, बीटा ब्लॉकर एमआई एंजाइना हार्ट फेलियर में देते हैं, एस्मा सीओपीडी के अंदर नहीं देना, हार्ट ब्लॉक के अंदर नहीं देना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओल्डर पेशेंट में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हो तब देते हैं, कंट्राइंडिकेशन नहीं है इसकी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो रेट लिमिटिंग है वो जो है वो आईवी ब्लॉक हार्ट फेलियर के अंदर नहीं देने, और देने का भाई एंजाइना के अंदर थायराइड डाययूरेटिक ओल्डर पेशेंट में देने हैं। हाइपरटेंशन सिस्टोलिक है हमारे पास तब देनी है। हार्ट फेलियर है, यहाँ पे स्ट्रोक प्रिवेंशन वगैरह करना है तब देंगे, कब नहीं देने, गाउट के अंदर नहीं देने। इसके बाद जोन्स क्राइटेरिया रोमैटिक फीवर के लिए मेजर के अंदर कार्डाइटिस, पोलियार्थराइटिस, माइनर एरिथमा मार्जिनेटम, सबकॉटिनस नोड्यूल्स आ जाते हैं। माइनर मैनिफेस्टेशन में हमारे पास फीवर, आर्थ्रल्जिया, ईएसआर, सीआरपी रेज, पॉजिटिव रोमैटिक फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस और फर्स्ट डिग्री, ये भी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एएस और टाइटर रेज हो, फीवर हो, और एंटीबॉडी पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर है। डायग्नोसिस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है, मेजर क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, 2 कल्चर के ऊपर ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव है, कल्चर जो है वो 12 पार्ट पॉजिटिव कल्चर आए, 3 और मोर पॉजिटिव कल्चर आए। अगर 1 घंटे के अंदर अंदर हम ले उसमें 3 से ज्यादा कल्चर जो है पॉजिटिव। एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट जिसके ऊपर वेजिटेशन में न्यू वेलवेलर रिगर्जिटेशन मिले। माइनर क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है कि कार्डिक एब्नॉर्मलिटी आए, कार्डिक फंक्शन के अंदर या वेल के एब्नॉर्मलिटी आए, ड्रग में आईवी ड्रग मिसयूजर हो, पायरेक्सिया, बुखार हो, एम्बोलिक फिनोमेना, वेस्कुलरिटी फिनोमेना, ब्लड कल्चर सजेस्टिव हो, जो भी ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए उसका, और एको के ऊपर फाइंडिंग हो। हम शुरू करते हैं सीएनएस के टेबल्स। इसके अंदर हमारे पास स्टेटस एपिलेप्टिकस की मैनेजमेंट आ जाएगी। सबसे पहले हमने एयरवे मैनेज करना है, पल्स बीपी चेक करना है, आईवीएसएस क्योर करनी है, ब्लड ग्लूकोज, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिवर फंक्शन टेस्ट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के लेवल, सीबीसी, कोएगुलेशन स्क्रीन, ये सारे सैंपल्स दे देने हैं। सीधर अगर कंटिन्यू रहते हैं 5 मिनट से ज्यादा तो मेडाजोलम दे देने हैं 10 mg बकली, या फिर नेजली लोराज़ेपम दे देनी है अगर आईवी लगा लिया है, यहाँ पे डाइज़ेपम दे देनी है रेक्टली, यहाँ फिर आईवी जैसे भी है। मेटाबॉलिक ट्रिगर अगर कोई है उसको कंट्रोल करना है। ऑनगोइंग अगर 30 मिनट के बाद भी आईवी इन्फ्यूजन चला देनी है हमने, फेनिटोइन, सोडियम वैल्प्रोएट की। कार्डिक मॉनिटरिंग करना है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को मॉनिटर करना है, बीपी, रेस्पिरेशन वगैरह को। अगर सीजर 30 से 60 मिनट के बाद भी जो है वो कंटिन्यू है तो आईसीयू में ट्रांसफर करना है हमने। रिफ्रैक्टरी स्टेटस लिख के इंटुबेट करना, वेंटिलेट करना है। अगर जब स्टेटस कंट्रोल होगा तो लॉन्ग टर्म एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन पे डालना, सोडियम वैल्प्रोएट, फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, और इन्वेस्टिगेट करना कॉज को। कैसे हम असेस करते हैं वीकनेस को, आइसोलेटेड मसल की है, रेडिकुलोपैथी, मोनोन्यूरोपैथी हो सकती है, दोनों लिम्ब एक साइड के इफेक्ट हो रहे हैं तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हेमिपैरेसिस हो सकती है। ब्रेन स्टेम लेस लाइकली कॉज होगा। एक लिम्ब है, एक लिम्ब इफेक्ट हो रहा है तो न्यूरोनपैथी, प्लेक्सोपैथी हो सकती है। दोनों लिम्ब लोअर लिम्ब इफेक्ट हो रहे हैं, पैरापैरेसिस तो स्पाइनल कॉर्ड का लेवल कोई आ सकता है, सेंसरी लेवल चेक करना है, फैटिगेबिलिटी है, माइस्थेनिया ग्रेविस बिजार फ्लक्चुएटिंग है, फंक्शनल हो सकती है। अपर मोटर न्यूरॉन एलियन के साइन आ रहे हैं तो ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड लोअर मोटर के न्यूरॉन के आ रहे हैं तो पेरिफेरल नर्व्स चेक करेंगे। सडन और इंप्रूविंग है, स्ट्रोक है, इवॉल्विंग ओवर मंथ और ईयर, मेनिंजियोमा वगैरह करेंगे। ग्रेजुअल वर्सनिंग ओवर डेज और वीक्स वर्सनिंग हो रही है तो सेरेब्रल मैस डिमाइलिनेशन एसोसिएटेड सिम्टम, अगर सेंसरी जो है वो एब्सेंट है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, मायोपैथी वगैरह हो सकती है। कॉज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेमर हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल
दोनों आर्म जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे फिजियोलॉजिकल के अंदर ट्रेमर्स पे, और पोस्चर मूवमेंट्स के हिसाब से जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेमर आएंगे, एनहांस्ड बाय एंजाइटी, मोशन, ड्रग्स, टॉक्सिन। पार्किंसनिज्म जो है वो यूनिलेटरल एसिमेट्रिकल आएगी, आर्म्स में ज़्यादा आएगी, फिर लेग, चिन है, और हेड के अंदर कभी नहीं आएगी। पार्किंसनिज्म के ट्रेमर ये रेस्ट पे आते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, 3 से 4 हर्ट, पिल रोलिंग होते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर, और इसके अलावा जो है हमारे पास लेट पाइप साइन आता है, कॉग व्हील रिजिडिटी आती है। सेंट्रल ट्रेमर्स जो है वो हमारे पास बायलेटरल आर्म के अंदर आते हैं, हेड के अंदर आते हैं, मूवमेंट एंड की वजह से आएंगे, हाई 8 से 10 हर्ट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएंगे। फैमिली हिस्ट्री होगी, 50% जो है वो अल्कोहल को जो है रिस्पॉन्स करेंगे। डिस्टोनिक डिस्टोनिक जो है वो हेड और आर्म लेग्स को जो इफेक्ट करेंगे। पोजीशन क्या है, पोस्चर से जो है वो हो सकते हैं ट्रिगर। ये जो है डिस्टोनिया जर की ट्रेमर की तरह आएंगे, फंक्शनल फंक्शनल किसी भी तरह के आ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स। जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक हो सकते हैं, एब्सेंस के अंदर टिपिकल एटिपिकल आ सकते हैं, मायोक्लोनिक हो सकते हैं, आइलैंड मायोक्लोनी हो सकते हैं। मायोक्लोनिक में मायोक्लोनिक मायोक्लोनिक एटोनिक, मायोक्लोनिक टोनिक क्लोनिक टोनिक एटोनिक टोनिक है, एक क्लोनिक है, फिर है मायोक्लोनिक, फिर है एब्सेंस है। ठीक है, ये हमारा मेन टाइप्स है। फोकल सीजर्स हो सकते हैं, फोकल मोटर हो सकते हैं, फोकल सेंसरी हो सकते हैं, विद इम्पेयर्ड कॉन्शियस हो सकते हैं, विद आउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियस हो सकते हैं, और फोकल टू जनरलाइज भी हो सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास है फोकल सीजर के क्या कॉजेज है। इडियोपैथिक में बिनाइन रोलैंडिंग एपिलेप्सी ऑफ चाइल्डहुड, बिनाइन ऑक्सीपिटल एपिलेप्सी ऑफ चाइल्डहुड, ये दोनों चाइल्डहुड के कॉजेज हैं। फिर स्ट्रक्चरल कॉजेज आ सकते हैं, जैसे ट्यूबरस सेक्लेरोसिस, वोन हिपल एंडाउ डिजीज, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, एटोसोमल डोमिनेंट नॉक्टर्नल फ्रंटल एलोब एपिलेप्सी, यानी कि एपिलेप्सी की वजह से हो सकते हैं। कॉर्टिकल डिस्टेंसिस, स्टर्क वेबर सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, सेरेब्रल इंफाक्शन, एमी मालफॉर्मेशन, कैवेंडिश एंजियोमा की वजह से, ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्टिव कॉजेज के अंदर सेरेब्रल एब्सेस, टॉक्सोप्लाज्मा, सिस्टोसार्कोमा, ट्यूबरकुलोमा वगैरह की वजह से, इन्फ्लेमेटरी के अंदर सार्कोइडोसिस, वेस्कुलाइटिस वगैरह की वजह से होते हैं। इसके बाद हमारे पास है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर की कॉजेज। हमारे पास जनरलाइज्ड जो है वो फोकस सीजर से भी राइज करते हैं, फोकस सीजर की कॉज आ जाएंगे। उसके अलावा इन फॉर एरर मेटाबॉलिज्म के लिए, सेरेब्रल बर्थ इंजरी की वजह से, हाइड्रोसेफलस की वजह से, सेरेब्रल नॉक्सिया की वजह से होते हैं। ड्रग्स भी कॉज करती है, एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, एसिड, एंटीमलेरियल, साइक्लोस्पोरिन, विटामिन, कार्डिक एंटीएरिथमिक्स। इसके बाद जो है वो अल्कोहल, स्पेशली विड्रॉल हमारे पास अल्कोहल से। इसके अलावा टॉक्सिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, हैवी मेटल्स वगैरह से जो है वो हो सकते हैं। मेटाबॉलिज्म, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमेग्नीसिमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल फेलियर, लिवर फेलियर की वजह से हो सकते हैं। जनरलाइज्ड फिट्स, इन्फेक्टिव पोस्ट इन्फेक्शन इंसेफ्लोबिन मेनिंजाइटिस की वजह से, इन्फ्लेमेटरी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस एसएलए की वजह से हो सकते हैं। डिफ्यूज डिजनरेटिव डिजीज की वजह से, अल्जाइमर, क्रूट्स जैकब फेल्ड्स सीजे डिजीज की वजह से हो सकते हैं। फिर गाइडलाइंस फॉर चॉइस ऑफ एंटीलेप्टिक ड्रग हमारे पास कौन सा है, गाइडलाइन है कि हमने कौन सी चूज करनी है। फोकल या सेकेंडरी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक में फर्स्ट लाइन लेमोट्रेजीन है, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में फर्स्ट लाइन सोडियम वेलप्रोएट है, एब्सेंस सीजर में एथोसक्सामाइड है, मायोक्लोनिक में सोडियम वेलप्रोएट है। फोकल के अंदर लेमोट्रेजीन है, जनरलाइज में सोडियम वेलप्रोएट, एब्सेंस में तो समाइड, माइक्लोनिक में सोडियम वेलप्रोएट, सेकंड लाइन में कार्बामेजेपिन है, लेवेट्रेसिनम, सोडियम वेलप्रोएट वगैरह। और इसमें जनरलाइज में लेमोट्रेजीन, सेकंड लाइन है टोपोनामाइड, जोनिसामाइड, एब्सेंस में सोडियम वेलप्रोएट, सेकंड लाइन है माइक्लोनिक में लेवेट्रेसिनम वगैरह, सेकंड लाइन है। बैक्टीरियल कॉजेज क्या होते हैं, मेनिंजाइटिस में न्यूनेट में जो है वो ग्राम नेगेटिव ई कोलाई, प्रोटियस, ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस, लिस्टेरिया हो सकता है। प्री स्कूल में एच इन्फ्लुएंजा, नेजेरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, मायोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में नेजेरिया, मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्निमो, एल मोनोसाइटोजिनीज वगैरह की वजह से हो सकती है। फिर हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ पायोजेनिक मेनिंजाइटिस ऑफ अननोन कॉज। अगर अननोन कॉज है तो हमने कैसे ट्रीट करना है, सेफ्टोट्राक्साम, सेफ्ट्राइजोन देनी है। वो पेशेंट जिनके अंदर मेनिंगोकोकल रैश है या नहीं है, पेशेंट इन होम पेनिसिलिन रेजिस्टेंस आ रही है, इनके अंदर उनको वैंकोमैसिन रिफैम्पिसिन देनी है, 50 से ऊपर है तो एम्पिसिलिन को ट्रोमोक्सासोल देनी है। जिनकी क्लियर हिस्ट्री एनाफिलैक्सिस टू बीटा लैक्टम तो उनको क्लोरिफेनिकोल वैंकोमैसिन दे देंगे। एडजंक्टिव ट्रीटमेंट के डेक्सामेथासोन देंगे। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के साइंस क्या आएंगे, सर्वाइकल के अंदर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन साइन आएंगे, डायफ्राम वीक होगा, सर्वाइकल के अंदर जो है लोअर मोटर न्यूरॉन साइन आएंगे, अपर मोटर न्यूरॉन साइन आएंगे। थोरैसिक कॉर्ड के अंदर स्पास्टिक पैराप्लेजिया आएगा, साथ में सेंसरी लेवल आएगा, ट्रंक पे वीकनेस ऑफ लेग आएगी, कॉर्ड एक्विना, स्पाइनल कॉर्ड एंड जहाँ पे कर रही है वहाँ पे हमारे पास ये लेवल आएगा। फिर हमारे पास है इन्वेस्टिगेशन एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम में हमने एमआरआई करना है, एक्सरे करना है, चेस्ट एक्सरे, सीएसएफ, सीरम विटामिन बी12 करना है, कीमोथेरेपी ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जब कॉज जो है वो नोन है। नेजेरिया है तो बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है। स्टेपनीमो है तो सेफ्ट्राक्साम, सेफ्ट्राक्सोन देनी है। स्टेपनीमो रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम है तो वैंकोमैसिन रिफैम्पिसिन देनी है। एच इन्फ्लुएंजा, सेफ्ट्राक्साम, सेफ्ट्राक्सोन देनी है। लिस्टेरिया है, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन देनी है। स्ट्रेप्टोकोकस स्विस तो सेफ्ट्राक्सोन देनी है। फिर हमारे पास है जनरल एग्जामिनेशन के अंदर हमने क्या करना है, ज़ंथेलाज्मा, रैश, कलर, आई चेंजेस के अंदर आर्कसिनलेस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हार्ट रिदम वगैरह देखना है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारा हमने किया हुआ है। रैपिड असेसमेंट हमने स्ट्रोक की कैसे करनी है, स्ट्रोक के अंदर हमने जो है रॉयजर स्केल देखना है, यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस है, यूनिलेटरल ग्रिप वीकनेस है, आर्म वीकनेस है, लेग वीकनेस है, स्पीच लॉस है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, कॉन्शियसनेस लॉस है, सीजर लॉस है। इन सब की स्कोर हमने -2 से +6 तक स्कोर आ सकता है और स्कोर ग्रेटर देन 0 पे स्ट्रोक इंडिकेट होगा। बेड साइड ब्लड ग्लूकोज कर सकते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया को रूल आउट करने के लिए। लैंग्वेज डेफिसिट देख सकते हैं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन लैंग्वेज डेफिसिट के लिए। इसके अलावा कंप्रीहेंशन चेक कर सकते हैं, उसको कमांड दे वो फॉलो करे तो कंप्रीहेंशन चेक हो जाएगी। उसको लोगों के नाम या ऑब्जेक्ट से नाम पूछेंगे,
तो नॉमिनल डिस्फेजिया वगैरह चेक कर सकते हैं, आर्टिकुलेशन चेक कर सकते हैं, मोटर डेफिसिट उसका देख सकते हैं हम। मोटर डेफिसिट्स के अंदर हमारे पास कैसे हम प्रोनेटर ड्रिफ्ट चेक करेंगे, उसकी उसकी क्लमजीनेस फिंगर की चेक करेंगे, फाइन फिंगर मूवमेंट के अंदर विजुअल और सेंसरी इन टेंशन को चेक करने के लिए सेंसेशन विजुअल फील्ड इंटैक्ट होगा हमारे पास, रेस्ट रीटेस्ट करेंगे सेंसेशन वगैरह को, और क्लॉक ड्राइंग टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रंकल एटेक्सिया को चेक करने के लिए जो हम उसको कहेंगे सिट या स्पोर्ट विदाउट स्पोर्ट स्टैंड करें। स्ट्रोक आर्टीरियल होता है 99%, वीनस होता है 1% पहले वीनस पे चले जाते हैं। वीनस जो है वो इन्फार्क्ट होता है वीनस सिस्टम की वजह से होता है मोस्टली सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस। आर्टीरियल में जो है इनफैक्ट 85% तक होगा, हेमरेज हो सकता है 15%। हेमरेज जो है ब्रेन पैरेन्काइमा में होता है, सबरेक्नोइड स्पेस में हो सकता है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज और सबरेक्नोइड हेमरेज की तरह प्रेजेंट करेगा। वेस्कुलर डिजनरेशन एनेरिज्म कॉजेज हो सकते हैं। इसके अलावा एवी मैलफॉर्मेशन एनेरिज्म एवी मैलफॉर्मेशन वेस्कुलर डिजनरेशन कॉजेज होती है। इनफास्ट जो है वो एंटीरियर सर्कुलेशन का इफेक्ट करता है 65%, पोस्टीरियर को 20%। पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक आ जाएगा इसकी मैनिफेस्टेशन थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म की वजह से। उसके बाद एंटीरियर सर्कुलेशन टोटल एंटीरियर सर्कुलेशन का इफेक्ट करे, पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन का इफेक्ट करे, या फिर लैक्यूनार स्ट्रोक, इनके अंदर एम्बोलिज्म कॉज होता है, थ्रोम्बोसिस इन सिटू कॉज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, वो है सर्कल ऑफ विलियस, जो कि वर्टिब्रल आर्टरी दो आगे से ज्वाइन करेंगे, और साथ में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और साथ में इंटीरियर कम्युनिकेटिंग इंटीरियर ये इससे जो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी से हमारे पास जो है वेसल्स निकलेंगे, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये सारी मिलकर सर्कल ऑफ विलियस बनाएंगी। इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल सिंड्रोम टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम में हेमिपेरेसिस, हाई सेरेब्रल फंक्शन आएंगे, हेमिसेंसरी लॉस आएगा, मिडल सेरेब्रल आर्टरी की ऑक्लूजन होगी। फिर हमारे पास है पोस्टीरियर एंटीरियर पार्शियल एंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम अगर आएगा तो आइसोलेटेड मोटर लॉस आएगा, हाई सेरेब्रल सेंटर्स आएंगे, मिक्सचर आएगी हमारे पास हायर सेरेब्रल डिस्फंक्शन का। लैक्यूनर सिंड्रोम जो है वो LACS प्योर मोटर स्ट्रोक की वजह से आएगा, प्योर सेंसरी स्ट्रोक सेंसरी मोटर स्ट्रोक की वजह से जो है वो आएगा। पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक जो है वो होमोनोमस हेमिनोपिया की वजह से, सेरेब्रल सिंड्रोम क्रेनियल नर्व सिंड्रोम्स की वजह से जो है वो आएगा पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। ठीक है, ये फीचर्स आएंगे इसके अंदर। आगे कैसे हम मैनेज करेंगे एक पेशेंट जो एक्यूट स्ट्रोक है, एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन चेक करेंगे, हाइड्रेशन देखेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, मेडिकेशन देंगे। ये अगर डिस्फेजिक वगैरह है तो दूसरे रूट से हम दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज टेम्परेचर प्रेशर एरियाज देखेंगे, कोई इन्फेक्शन न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे, इनकॉन्टिनेंस वगैरह मोबिलाइजेशन करेंगे, बेड रेस्ट को जो है वो अवॉइड करेंगे। लास्ट 2 पेज जो रह गए हैं उसके अंदर क्या है हमारे पास, एक तो आगे चाइल्ड पक्स स्कोरिंग जिसके अंदर हम ABCD से करते हैं, A से एसाइटिस, B से बिलिरुबिन, C से जो है वो हमारे पास आता है क्लॉटिंग प्रोफाइल, D से आता है डिस्टेंशन जो के एसाइटिस से आती है, A से एल्ब्यूमिन आता है, D से डिस्टेंशन आता है, और E से एन्सेफलोपैथी। अगर जो हमारे पास है एल्ब्यूमिन 3.5 से ज्यादा तो 1 स्कोर है, 2.8 से कम है तो 3 स्कोर है। फिर आता है बिलिरुबिन अगर जो है 68 से कम है तो हमारे पास है 1 स्कोर, और सिरोसिस के अलावा किसी कॉज से है तो 34 से कम है तो 1 स्कोर है, 170 से ज्यादा है या 50 से ज्यादा है तो हमारे पास 3 स्कोर है। फिर आता है हमारे पास कोएगुलेशन प्रोफाइल 4 सेकंड से कम है, कोएगुलेशन टाइम प्रोथ्रोम्बिन टाइम तो 1 स्कोर है, 6 से ज्यादा तो हमारे पास 3 स्कोर्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टेंशन यानी एसाइटिस माइल्ड है 2 स्कोर, मार्क के ऊपर 3 स्कोर, इंसेफलोपैथी नहीं है 1 स्कोर, माइल्ड है 2 स्कोर और मार्क्ड है 3 स्कोर। फिर कुछ ड्रग्स जो कि हमारे पास सोडियम और सोडियम रिटेंशन कॉज करती है, सोडियम की कंटेंट जिनके अंदर है एल्जिनेट, एंटासिड, एंटीबायोटिक फेनिटोइन, एफरवेसेंट्स, सोडियम वेलप्रेट, सोडियम रिटेंशन जो कॉज करती है उसके अंदर कार्बिनोक्सोलोन, ग्लूकोकार्टिकॉइड, मेटाक्लोप्रामाइड, एंसिड्स हैं, एस्ट्रोजेंस हैं। इसके बाद हमारे पास है हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स, ये वाला टेबल पता नहीं कितनी दफा ही कर लिया है। हेपेटाइटिस A और E जो है वो फिकोरल रूट से आते हैं, बाकी तीनों जो है वो हमारे पास आते हैं सेक्सुअल रूट, ब्लड से, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आते हैं, स्लाइवा से भी आ सकते हैं E के अलावा। उसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स से आते हैं B C D C कम आता है, B और D तो आते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है हमारे पास B और D की। उसके बाद हमारे पास A, B और D के खिलाफ जो है वैक्सीनेशन है, C और E की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। क्रॉनिक जो है वो B और C कर सकते हैं, ज्यादा जो है वो C करता है, बस यही है हमारे पास। उसके बाद आ गया ये इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके अंदर हमारे पास HBS जो है ना उसके होते हैं डिफरेंट चीजें, एक HBS एंटीजन, एक HBE एंटीजन, ये दो जो है वो इन्फेक्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, फिर जब हमारे पास और वायरल लोड, ठीक है, वायरस कितना है बॉडी के अंदर, और एक हमारे पास है इनकी एंटीबॉडीज, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगे। इम्यून टॉलरेंट फेज के अंदर हमारे पास यानी कि इम्यून ओके है, प्रोलॉन्ग्ड पेरीनेटली इन्फेक्टेड इंडिविजुअल जो है उनके अंदर हमारे पास HBS एंटीजन, HBE एंटीजन आएगा, एंटी HBE वगैरह नहीं आएगा, वायरल लोड होगा। ALT जो है लो या नॉर्मल हो सकता है। हिस्टोलॉजी के बाद हमारे पास नॉर्मल मिनिमल नेक्रो इन्फ्लेमेशन होगी। इम्यून रिएक्टिव के अंदर HBE जो है वो पॉजिटिव होगा, S और A ये पॉजिटिव होगा, ये जो है वो हमारे पास E कम होगा, वायरल लोड कम होगा, ALT रेज होगा, और मॉडरेट से सीवियर रिएक्शन होगा, ये ईयर्स से वीक से ईयर्स तक रह सकता है, और हाई रिस्क है सिरोसिस और HCC का अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाएगी और फेस इम्यून रिएक्टिव फेस। फिर है इनएक्टिव कैरियर जिसके अंदर HBS पॉजिटिव है,
एंटी-एचबी पॉजिटिव है, वायरल लोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और एएलटी नॉर्मल होगा। ये जो है लो रिस्क सिरोसिस का और एचसीसी का इन इनएक्टिव कैरियर्स के अंदर। एचबीई नेगेटिव वालों के अंदर हमारे पास क्रॉनिक एक्टिव फेज, क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिनके अंदर होता है उनमें एचबीएस पॉजिटिव है, एंटी-एचबी पॉजिटिव है, वायरल लोड फ्लक्चुएट करता है, एएलटी भी जो है फ्लक्चुएट करता है, मॉडरेट सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है, लेट इम्यून रिएक्शन की वजह से जो है वो हो सकता है। फिर एचबीएस एंटीजन नेगेटिव, ये हमारे पास अगर नेगेटिव, बाकी सब में पॉजिटिव था। ये नेगेटिव है, एचबीई नेगेटिव है, एंटी-एचबीई है, वायरल लोड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एएलटी नॉर्मल है, हिस्टोलॉजी नॉर्मल है। ये जो है हमारे पास अल्ट्रा सेंसिटिव टेक्निक से जो है वो डिटेक्ट होगा जब इवन के बहुत लो एचबी वायरल डीएनए लोड है और ये हमारे पास खत्म हो गया, तब जो है ये पॉजिटिव आ रहा है।